हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट 4 का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको देखने वाले हैं, जहाँ पे हमें दिया गया है लीनियर एक्सीलरेशन यानी कि रैखिक त्वरित। तो रैखिक त्वरित में हम यहाँ पर बेलन ले लेते हैं जो कि L1 L2 L3 L4 L5 है। इसके जो इवन सिरे हैं, इवन मतलब सम सिरों को हम यहाँ नीचे से और इवन सिरों को ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे दो एनोड और कैथोड लगी हुई हैं। तो इसके बारे में हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि रैखिक त्वरित होता क्या है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे एग्जिट एक बार तो देख ही लीजिएगा। इसकी जो खोज की थी वो 1925 में आइसिंग ने की थी। रैखिक त्वरित द्वारा धन आवेशित कण हो, जैसे कि प्रोटॉन होता है ना, उसको प्रत्यावर्ती रेडियो आवृत्तियों में विद्युत क्षेत्र यानी कि इस क्षेत्र से गुजारा जाता है और त्वरित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र से गुजार कर त्वरित किया जाता है। इसका आविष्कार ये देखिए यहाँ पे 1925 में वैज्ञानिक आइसिंग ने किया था। इसका कार्य सिद्धांत दो तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन से में? खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी कि इन खोखले आवेशित चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र को क्या होगा, शून्य होगा। अतः खोखले बेलनाकार चालक के अंदर आवेशित कण की गति एक समान होगी, यानी कि यहाँ भी समान होगी, V2 में भी, V3 में भी, सब जगह पे क्या होगी, इसकी गति समान होगी। फिर सेकंड जो फ्रेम आता है वो आता है प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र के अर्धचक्र में। प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र प्रत्यावर्ती ऐसे ऐसे चलती है ना, तो उसके अर्धचक्र में आवेशित कण त्वरित होगा और शेष अर्धचक्र में क्या होगा, मंदित होगा। यानी कि यहाँ पे एक्सीलरेशन, यहाँ पे मंदन, एक्सीलरेशन मंदन, इस तरीके से फ्लो में चलती है फ्रीक्वेंसी के टाइप में। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि हमने बना क्या रखा है। तो जब हम संरचना में आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है चित्र में रैखिक त्वरित की संरचना पद्धति से। चित्र में हमने चित्र देख लिया है इसका, ये हमारा चित्र है। तो रैखिक त्वरित की संरचना जो है वो प्रदर्शित है। इसमें एक निर्वात नली है, अंदर एक रेखा में एक समअक्षीय बेलन रखे हुए। देखा है, बेलन पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से खोखले बेलन चालक प्रयुक्त किए गए हैं। इन खोखले बेलनों की लंबाई क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है, यानी पहले छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर और सबसे बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, इन सभी बेलनों में जो 1 2 3 यानी कि जो ऑड रहेंगे हमारे, तो रेडियो आवृत्ति पावर सप्लाई के एक सिरे से, तथा जो सम रहेंगे, सम यानी क्या होता है हमारे पास, इवन जो होंगे 2 4 6, तो इनको क्या करते हैं, पावर सप्लाई के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मैंने क्यों आपको बताया कि सम वालों को हम कहाँ जोड़ते हैं, नीचे से, और विषम वालों को ऊपर से जोड़ते हैं। ठीक है, दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है। ए यहाँ पर जो है वो एनोड है तथा एस धनावेशित कणों का स्रोत है। यहाँ से धनावेशित कण निकल रहे हैं। ए एनोड है जिसमें उत्सर्जित कणों को त्वरित करना है, जिसमें से उत्सर्जित कणों को क्या करना है, हमें त्वरित करना है। फिर हम देख लेते हैं इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो फाइनली जो इसकी कार्य विधि होती है, धन, अभी तक में आपने ये तो सीख ही लिया होगा कि रैखिक त्वरित द्वारा धन आवेशित कणों को प्रत्यावर्ती रेडियो आवृत्ति से गुजार कर त्वरित किया जाता है। यानी कि जो हमारे पास प्रोटॉन जैसे कण होते हैं उनको क्या करते हैं, हम त्वरित करते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिकली काम होता है। लेकिन ये काम होता कैसे, ये देख लेते हैं। जब धन आवेशित कण को दो क्रमिक चालक के बीच के स्थान से होकर गुजारा जाता है। क्रमिक चालक, मान लीजिए क्रमिक चालक है, इनके बीच में जो स्थान है उससे होकर गुजारा जाता है, तो वह विद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण होता है, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण जो त्वरण होता है उसके वेग गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, पहले कम होगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा होगी। जैसे कोई झूला होता है ना, वो ऐसे ऐसे अगर चल रहा है तो थोड़ी देर बाद अपने आप वो बहुत स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो रेगुलरली काम कर रहा है। लेकिन जब यह कण बेलन के अंदर से होकर गुजरता है तो अंदर खोखले गोले के स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण यह नियत वेग से चलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो उसके विद्युत क्षेत्र तो वहाँ पे शून्य होता है, इसलिए क्या करता है, नियत वेग से, यानी कि एक समान वेग से गुजरता है। यानी कि 1 सेकंड में इतना, 1 सेकंड में इतना, ऐसा एक नियत इसके पास वेग हो जाता है। बेलनों की लंबाई इस प्रकार से समायोजित की जाती है कि इस विद्युत क्षेत्र के ठीक आधे चक्र के कारण कण द्वारा तय की गई दूरी दो क्रमिक बेलनों के बीच की दूरी के बराबर हो, तथा शेष आधे चक्र के लिए कण के द्वारा तय की गई दूरी बेलन की लंबाई के बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार से बेलनों को क्या करते हैं हम, समाजित मतलब कि अरेंज किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक खोखले गोले के अंदर व दो क्रमिक बेलनों के बीच के स्थान के कण समान समय तक रहता है, जबकि कण का वेग क्या रहता है, बढ़ता जाता है। स्पष्ट है कि एनवे बेलन की लंबाई जो होगी हमारे पास क्या होगी, स्पष्ट है कि एनवे बेलन की लंबाई क्या होगी हमारे पास, LN = VN ×
t/2 होगी, क्योंकि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और vn इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, दूरी ln है और समय t/2 है। लेकिन t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी 2π/ω इक्वल टू 1/f। तो t/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2f। ठीक है, यहाँ से हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम t का मान रख देंगे, t का मान 1/2f आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जहाँ vn n बेलनों के कण का वेग है, f आरोपित विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति है, यदि दो क्रमित बेलनों के बीच आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर का मान v वोल्ट है, तो दो क्रमित बेलनों के बीच गुजरने पर कण की ऊर्जा में वृद्धि इक्वल टू क्या होगी, हमारे पास qv होगी। इस प्रकार n रिक्त स्थानों से गुजरने के बाद कण की ऊर्जा में कुल वृद्धि जो होगी n जो होगा हमारा NQV होगी। ठीक है, और इसके बाद कण की अंतिम गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, जो कि होगी 1/2 mv² इक्वल टू NQV प्लस के, जहाँ के प्रथम बेलन में प्रवेश करते समय कण का प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो Vn का स्क्वायर यानी कि इन सब का स्क्वायर करके 2/m का मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर को तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो किसमें रूट में बदल जाएगा। समीकरण नंबर 2 से Vn का मान रखने पर यहाँ पे से अगर ln का मान दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इससे Vn का मान कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हम निकाल कर 1/2f रूट ऑफ 2m/n QV प्लस के, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि रैखिक त्वरित में अधिक ऊर्जा का आवेशित कण प्राप्त करने के लिए बेलनों की संख्या n अधिक होनी चाहिए, यानी बेलनों की संख्या जितना बढ़ा देंगे उतने ही कण क्या हो जाएंगे, हमारे आवेशित हो जाएंगे, अधिक आवेशित हो जाएंगे। आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर v का मान बढ़ा दे, त्वरण में प्रवेश करने वाले पूर्व दो किसी अन्य विधि द्वारा कण को त्वरित करके इसकी प्रारंभिक ऊर्जा k का मान बढ़ाया जा सकता है। इतने ये हमारी कंडीशन होती है। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे।